गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार मीणा, सहायक आचार्य हिंदी। आज हम कोटा यूनिवर्सिटी कोटा के बीए तृतीय वर्ष का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है हिंदी साहित्य में, उसमें नाटक और निबंधों का हमारा सिलेबस चल रहा है। इसमें आज हम ध्रुवश्यामी नाटक की पात्र योजना का अध्ययन करेंगे। ध्रुवश्यामी नाटक जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया 1933 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। इस नाटक में कुल 3 अंक हैं। आज हम ध्रुवश्यामी नाटक की पात्र योजना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस नाटक के जो प्रमुख पुरुष पात्र हैं उनमें चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखरश्यामी, सकराज और आचार्य मीरदेव, इनके नाम आते हैं। अगर हम स्त्री पात्रों की बात करें तो स्त्री पात्रों में इस नाटक की जो नायिका है ध्रुवश्यामी, उसके अलावा उमा और मंदाकिनी, ये स्त्री पात्र भी इस नाटक की कथा वस्तु के पात्र हैं। सबसे पहले हम चंद्रगुप्त को लेते हैं। चंद्रगुप्त ध्रुवश्यामी नाटक का नायक है। सम्राट समुद्रगुप्त का द्वितीय पुत्र चंद्रगुप्त है, यानी छोटा पुत्र है, बड़े वाला पुत्र रामगुप्त है। चंद्रगुप्त के अंदर जो गुण है वो है कर्तव्यनिष्ठ, साहसी, वीर, कुल मर्यादा का रक्षा करने वाला एक स्वाभिमानी पुरुष के रूप में चंद्रगुप्त को दिखाया गया है कि किस प्रकार चंद्रगुप्त ने अपने कुल की मर्यादा के लिए शकों से युद्ध किया था। इससे पहले जो जितना भी कथानक घटित होता है वो अपने कुल की मर्यादा के लिए विनय और साहस का भी परिचय देता है कि उसका जो बड़ा भाई रामगुप्त जो विलासी प्रवृत्ति का था वो जबरदस्ती राजा बन जाता है और इसकी वाग्वृत्ति का, इसकी प्रेमिका ध्रुवश्यामी का अपहरण करके उससे विवाह कर लेता है। अपने कुल की मर्यादा के लिए, अपने गौरव के लिए ये कुछ नहीं बोलता, यह इनकी विनयशीलता का प्रतीक होता है। लेकिन अंत में जब ध्रुवश्यामी इसे प्रतिशोध करने के लिए बोलती है तो ये सारी रोग श्रृंखलाओं को तोड़ देता है और जो इसका कर्तव्य होता है, कर्तव्य निष्ठा का परिचय देता है, शकों को युद्ध में पराजित भी करता है। तो कुल की मर्यादा के लिए, कुल की रक्षा के लिए, अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए भी तैयार रहता है। तो ये चंद्रगुप्त का परिचय यहाँ पे इस नाटक के माध्यम से दिया गया है। इस नाटक का जो दूसरा पुरुष पात्र है वो है रामगुप्त। रामगुप्त एक शराबी, विलासी, खलनायक, कपटी, षड्यंत्रकारी, इतने सारे दुर्गुण इसके अंदर व्याप्त है। ये छल से, कपट से चंद्रगुप्त जो उनका छोटा भाई होता है उसकी प्रेमिका ध्रुवश्यामी को जबरदस्ती उससे विवाह कर लेता है और षड्यंत्र करके ही चंद्रगुप्त से राज सिंहासन भी प्राप्त कर लेता है। स्वाभिमान वाली कोई बात इसके अंदर होती नहीं है। जब शक से युद्ध इसका प्रारंभ होता है सकराज से, तो सकराज की स्थिति बेहतर होने की स्थिति में इसको लगता है कि मेरी हार होने वाली है। तो सकराज के द्वारा जो संधि प्रस्ताव भेजा जाता है कि ध्रुवश्यामी को उपहार स्वरूप मुझे सौंप दिया जाए, तो उस कुल की मर्यादा की रक्षा के ध्यान किए बगैर ये ध्रुवश्यामी को भेजने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये अपने कुल मर्यादा, नारी के गौरव को भी नहीं बचा पाता। एक प्रकार से हीरो, दोनों और विलासी लोगों से घिरा रहने वाला खलनायक पात्र इस नाटक में है रामगुप्त। अब बात करें हम ध्रुवश्यामी की। ध्रुवश्यामी नाटक जो एक नायिका प्रधान नाटक है, तो ध्रुवश्यामी इस नाटक की नायिका है। जिस प्रकार चंद्रगुप्त नायक के रूप में चित्रित किया गया है, ध्रुवश्यामी उसी प्रकार नायिका के रूप में चित्रित की गई है। वह एक साहसी, वीर, स्वाभिमानी जैसे गुणों से सुशोभित स्त्री पात्र है। इसके साथ साथ ही ध्रुवश्यामी आधुनिक नारी का प्रतीक है। नारी को अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों का, अन्याय का विरोध करना चाहिए। ध्रुवश्यामी में जयशंकर प्रसाद जी ने इसी बात को ध्रुवश्यामी के माध्यम से स्पष्ट किया है। इसके अलावा नारी
नारी स्वरूप जितने भी गुण होते हैं, क्षमा, विवेक, उदारता, सहिष्णुता, आत्मबल, कर्तव्यनिष्ठा, बुद्धि, ये सारे गुण ध्रुवश्यामनी में चित्रित किए गए हैं। जब ध्रुवश्यामनी को सकराज के दूत में भेजने के पता चलता है तो वो रामगुप्त से अपने स्वाभिमान की, अपने कुल गौरव की, मर्यादा की रक्षा के लिए प्रार्थना करती है, लेकिन रामगुप्त के शरीर विचारों पर जूता नहीं रखती। तब इसका आत्मबल, ध्रुवश्यामनी का स्वाभिमान जागृत होता है और वो प्रतिशोध की भावना में बात करते हुए कहती है कि अगर आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल गौरव की सम्मान नहीं बचा सकते, तो आप मुझे बेच भी नहीं सकते। तो यहाँ पर ध्रुवश्यामनी को आधुनिक नारी के रूप में जयशंकर प्रसाद जी ने चित्रित किया है। इसके अलावा कोमा ध्रुवश्यामनी नाटक का एक काल्पनिक स्त्री पात्र है। इतिहास में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन कल्पना के तौर पर जयशंकर प्रसाद जी ने इसे यहाँ पर चित्रित किया है। यह है सकराज की प्रेमिका है, आचार्य मिहिर देव की बेटी के रूप में इसे बताया गया है। प्रेम और कर्तव्य के बीच झूलती हुई नारी, यानी ये सकराज से प्रेम तो करती है, लेकिन उसे उसका कर्तव्य भी बताती रहती है, उससे संबंध विच्छेद भी नहीं कर पाती। जब कोमा को इस बात का मालूम चलता है कि सकराज ने ध्रुवश्यामनी को अपने दुर्ग में उपवास रूप में मांगने का प्रस्ताव भेजा है, तो ये सकराज को समझाती है कि क्या राजनीति का प्रतिशोध किसी स्त्री को कुचले बगैर नहीं हो सकता। ये उसको नारी के सम्मान की बात, नारी के गौरव की बात सकराज को समझाती है, लेकिन सकराज के समझ में नहीं आती। अंत समय में जब सकराज की मृत्यु हो जाती है तो एक स्त्री जिस प्रकार अपने पति की लाश को मांगने के लिए तैयार होती है, इसी प्रकार ये ध्रुवश्यामनी के पास जाती है और सकराज की लाश को प्राप्त करने के अनुनय करती है। ध्रुवश्यामनी लाश को इसको सौंप देती है, लेकिन उसी समय रामगुप्त के सैनिकों आचार्य महिदेव और कोमा का भी वध कर देते हैं। मंदाकिनी इस नाटक का एक अन्य काल्पनिक पात्र है जो चंद्रगुप्त की बहन के रूप में चित्रित की गई है। यह अद्भुत राष्ट्रभक्ति और शौर्य के रूप में इसे चित्रित किया गया है। मंदाकिनी भी अपने बड़े भाई रामगुप्त को समझाने का बहुत बार प्रयास करती है, राष्ट्रभक्ति का उसे पाठ पढ़ाती है, वीरता की बातें उसे समझाती है, उसको ध्रुवश्यामनी के गौरव की रक्षा करने के बारे में भी बताया जाता है, लेकिन रामगुप्त उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। तो इस प्रकार मंदाकिनी को यहाँ पर चंद्रगुप्त की बहन के रूप में चित्रित किया गया है। तो ये ध्रुवश्यामनी नाटक के प्रमुख पात्र हैं। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो जयशंकर प्रसाद जी ने अतीत के पट पर वर्तमान का चित्रण इस नाटक के माध्यम से किया है, यानी अतीत की घटना को वर्तमान के संदर्भ में प्रस्तुत किया है। नारी जीवन की जो वर्तमान की समस्या है, ज्वलंत समस्या है, उनका चित्रण भी जयशंकर प्रसाद जी ने ध्रुवश्यामनी नाटक में किया है। नारी के जो पुनर्विवाह से संबंधित जो समस्या है, जब पुरुष पुनर्विवाह कर सकता है तो नारी भी पुनर्विवाह कर सकती है। ध्रुवश्यामनी के माध्यम से इस बात को जयशंकर प्रसाद जी ने स्पष्ट किया है। ध्रुवश्यामनी का दोबारा विवाह चंद्रगुप्त से किया जाता है। इसके साथ ही नाटक जो ये है वो रंगमंच की अनुकूलता के लिए लिखा जाता है, और जयशंकर प्रसाद के नाटकों पर जो आरोप लगाया जाता है ये रंगमंच के अनुकूल नहीं है, अभिनेता इनमें नहीं हो सकती, क्योंकि इस प्रसाद के अधिकतर नाटकों की जो भाषा होती है वो जटिल होती है, क्लिष्ट होती है, पात्रों की अधिकता होती है, स्वयगत कथन अधिक होते हैं। वो सारी समस्याएं इस नाटक के अंतर्गत नहीं हुई, तो ये प्रसाद का रंगमंच पर प्रस्तुत किए जाने वाला एक सफल नाटक माना जाता है। धन्यवाद।